हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है। गाइस, सच में आगे के एपिसोड्स में धमाल होने वाला है, क्योंकि फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि अब टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ ताकतवर टीम ही रह गई है जो कि काफी धमाकेदार फाइट करेगी। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दो स्पेशल बंदों को देखते, जिन्हें देख के टांग वू मन में कहता है, ये अपनी नंबर प्लेट्स लेके नहीं आए हैं, इसलिए मैं इनकी आइडेंटिटी को भी नहीं जानता हूँ। और देखने के तो हिसाब से ये 27 या फिर 28 ईयर्स के लग रहे हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि यह वर्चस हॉल के मेंबर्स हो? और तभी जैन दो नंबर प्लेट्स को इन दोनों बंदों के पास लाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए। और यह रही आपकी नंबर प्लेट्स। इन दोनों का नंबर 96 और 98 होता है। और इस चीज को देख के टांग वो मन में कहता है, क्या उन प्लेयर्स को स्पेशली जी शुई अलायंस के द्वारा इन्वाइट किया गया है? और तभी चैन टानवो के पास आके कहता है, उन दोनों प्लेयर्स को स्पेशली हमारी अलायंस के द्वारा इन्वाइट किया गया है, और मुझे भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन सुपीरियर्स ने कहा है वो लोग काफी पावरफुल सोल इंजीनियर्स हैं। और तभी अनाउंस होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन कंपटीशन अब शुरू होने ही वाला है, इसलिए सारे कंटेस्टेंट्स जल्दी से जल्दी अरेना में आ जाएं। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर टांगू और जाने लगते हैं, लेकिन तभी दो गार्ड्स इन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुको जरा, हमारे लॉर्ड को पहले जाने दो। और इस चीज को सुनकर डोंगर थोड़ी सी चौंक जाती है, जबकि टांग वो कहता है, ठीक है, उन्हें पहले जाने दो। और इस चीज को सुनकर ये बंदा खुश होते हुए कहता है, वैसे तो तुम क्रिपल्ड हो लेकिन सेंसिबल भी दिखते हो। और तभी अचानक से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने इस पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था, जो कि और कोई नहीं डोंगर होती है। और ये कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? और इस चीज को देख के बाकी के गार्ड्स चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और तभी उन स्पेशल बंदों में से एक इसे रोकते हुए कहता है, रुको। और फिर ये टंगू के पास आके काफी इज्जत से कहता है, मेरा सबोर्डिनेट काफी बड़ा गधा था जो उसने आपको नाराज कर दिया, और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज आप ही पहले जाए। जिस पर टांगू हंसते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, माफ करना आपको परेशान करने के लिए। जिसके बाद टांग वू की गैंग अंदर चली जाती है, और इनके अंदर जाते ही एक बंदा कहता है, बिग ब्रदर, वो जो बंदा व्हीलचेयर पर बैठा था वो काफी अजीब था, और देखने से तो उसकी सर्वेंट काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन वो असल में तो इतना ज्यादा स्ट्रांग निकला, इसलिए मुझे लगता है कि वो कम से कम 6 रिंग्स की सोल पावर को पोजेस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो चुका है, जहाँ पर टांगू अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, प्लेयर 96 और 98 की जो मूवमेंट से वो काफी तेज है, और न सिर्फ उनके एक्सप्रेशन काफी शांत से है, बल्कि उनके जो हाथ हैं वो काफी टेरिफाइंग स्टेबल है, मतलब कि काफी ज्यादा शांत और स्थिर है। और वो दोनों ही एक कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा देखता है कि यह जो कार्विंग नाइफ है सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद से ही अलाइव है, और इसकी धार की किनारे पे ना जक्सी स्वर्ड लाइट की एक लेयर भी है। और इस कार्विंग प्रोसेस के दौरान ये जो कार्विंग नाइफ है ये एक सॉफ्ट ड्रैगन रोर को इमिट करती है, और जिसके ऊपर ये इंग्रेव कर रहे हैं उसके मेटेलिक सरफेस पे सयान की एक लेयर अपीयर होती है। और ऐसा भी देखता है कि वहाँ पे विंड एटेबल की नाजुक से फ्लक्टेश है, और काफी हद तक लगता है कि ये लिस्टेड कार्विंग नाइव्स हैं। और ये जो लिस्टेड कार्विंग नाइव्स होती हैं ये टोटल 100 नाइव्स होती हैं, और ये पूरे ही कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट नाइव्स होती हैं, और इनमें से ही एक सोल वरिंग कार्विंग नाइफ है। और इस लिस्ट में जितने भी कार्विंग नाइव्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ये है कि इन सभी के पास अपनी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ तक की स्पिरिचुअलिटी भी है। और जब इनसे सोल टूल्स को बनाया जाता है तब ये भी संभव होता है कि जो कार्विंग नाइव्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो इन टूल्स के अंदर आ जाए, जिससे कि उस लेवल से भी परे वो सोल टूल प्रोड्यूस होता है। और इस मामले में अभी युहाओ की किस्मत होती है, और ये परेशान होते हुए मन में कहता है, जो ब्लेड ऑफ लाइफ है वो आइज ऑफ डेस्टिनी में नर्चर हो चुका है, और मैं नहीं जानता हूँ कि वो अभी कैसा दिखता होगा, और अगर जल्दबाजी में मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ तो वो सिर्फ बाकी लोगों का अटेंशन ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए मैं लौटने के बाद ही उसे देखूंगा। और मेरी प्रेशियस नाइफ, मुझे माफ करना। और करीब आधे घंटे बाद जो प्लेयर 96 और 98 होते हैं उन्होंने अपने सोल टूल बना के सौंप दिए होते हैं, और हाई रैंकिंग के साथ नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं।
और जिन 4th लेवल के सोल टूल्स को हुए योहाओ और सेतो के द्वारा बनाए गए थे वो सभी ही स्मॉल सोल कैनन्स थे, और ये लोग मुश्किल से ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाते हैं। और जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो वांग डोंग कहता है, योहाओ क्या तुम बेवकूफ होने का दिखावा करके वापस से एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर रोते हुए कहता है, मैं डम होके एडवांटेज लेने का कोई भी दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच में 1 नंबर का गधा हूँ। और 3 लाख जो गोल्ड सोल कॉइन्स चले गए हैं उनसे अब मुझे काफी परेशानी हो रही है, और जब हम होटल में पहुँच जाएंगे तब मैं सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। और योहाओ को इतना रोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यह उस समय के दौरान पूरे टाइम कार्विंग नाइफ के बारे में ही सोचता रहा था। और योहाओ को इतना परेशान देख के केताओ कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम हारे भी हो तो तुम अगली बार वापस से उसे हासिल कर सकते हो, और परेशान होने की बजाय ये सोचो कि तुम उसे अगले राउंड में कैसे कमाओगे। जिस पर डोंगर कहती है, सीनियर ब्रदर देख के ऐसा लगता है कि आपने पहले भी गैम्बलिंग की है, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट की तरह ही बोल रहे हैं। जिस पे सही तो कहता है, जूनियर सिस्टर आज तुम इतनी खुश और लवली क्यों लग रही हो, क्या कुछ बात है क्या? जिस पर वांग डोंग कहती है, हाँ बिल्कुल कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। और जब ये लोग होटल में लौट आते हैं तो योहाओ डोंगर से कहता है, तुम जाके आराम कर लो, मुझे अब भी कुछ काम करना है। जिस पर डोंगर इसके पास आके कहती है, तुम और भी क्या करना चाहते हो, और जो भी करो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, और मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, और यहाँ तक कि तुम तो 3 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स को भी हारने के बाद एक्साइटेड दिख रहे हो। और इस चीज को सुन के योहाओ थोड़ा सा परेशान सा हो जाते, लेकिन ये फिर खुश होते हुए मन में कहता है, डोंगर सच में काफी अच्छी लगती है जब ये इस तरीके की होती है, और इससे मुझे तब की याद आती है जब मैं इससे पहली बार मिला था, लेकिन बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस की कमी से ऐसा दिखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और फिर योहाओ कहता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, मैं तो बस भूल गया था कि मेरे पास एक और चीज है। जिसके बाद हम योहाओ के फोरहेड पे गोल्डन लाइट को काफी जोर से ग्लो होते हुए देखते हैं, और डोंगर भी यहाँ की वर्टिकल आई को ओपन होते हुए देख रही होती है। और जब वो ओपन होती है तो डोंगर हैरान होते हुए कहती है, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट भी एमिट हो रही होती है, और उसे देखकर डोंगर काफी ज्यादा हैरान होती है। और योहाओ मन में कहती है, ऐसा देखता है कि पूरा इस पे बेस तबाह सा हो गया है, और ऐसा भी दिखाई पड़ता है जैसे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। और तभी योहाओ के फोरहेड में से कोई चीज काफी जोर से ग्लो करते हुए बाहर निकल के आती है, जो कि एक कार्विंग नाइफ होती है। और इस कार्विंग नाइफ को देख के योहाओ कहता है, ये ब्लेड मेरी आई ऑफ डेस्टिनी में क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करता है, और अब ये इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये जो वाइटल फोर्स है ये वापस लगातार फ्लो हो रहा है, और ये जो एलिमेंट्री फोर्सेस हैं ये है वन एंड अर्थ से ट्रेवल करके मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, और इससे मुझे काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और चलो अपनी सोल पावर को इसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये ऐसे करता है तो ये ब्लेड एक्सटेंड हो जाता है, और इस ब्लेड को इतना लंबा होता देख डोंगर भी काफी हैरान सी होती है। और जैसे ही ये लॉन्ग ब्लेड इस टेबल को टच करती है तो ये टेबल भी डिसअपियर्ड होता है, और डोंगर कहती है, ये टेबल तो राख में बदल गई, आखिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है? तो योहाओ बताता है, इसे ब्लेड ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं, और इसके पास पावर सारे ऑब्जेक्ट्स की वाइटल फोर्स को जज करने की है। और सारे ऑब्जेक्ट्स पर सुन के वांग डोंगर हैरान होती है। तो योहाओ कहता है, हाँ, और बस वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एटेबल है वो लाइफ है, इसलिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स की वाइटल फोर्स को जज कर सकती है, और तो और यह किसी और ऑब्जेक्ट को वाइटल फोर्स भी दे सकती है। और इसके साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जिस अल्टीमेट आइज को एब्जॉर्ब करता हूँ हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस से, मेरी बॉडी के अंदर उससे रफ्तार काफी एक्सेलरेट हो जाती है। जिस पर वांग डोंग कहती है, तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है, और ये काफी बढ़िया होगा अगर ये तुम्हारी जल्दी रिकवर होने में मदद कर सके। तो लेकिन रुको, ये तो लिस्टेड ब्लेड है ना, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि लोगों का ध्यान तुम पे जाएगा जब तुम कंपटीशन के अंदर इस ब्लेड को ले रखे होंगे? और इस चीज को सुनते ही योहाओ इल्यूजन वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, और वो जो कार्विंग नाइफ होता है उसका पूरा हुलिया बदल देता है। और इस चीज को देख के डोंगर खुश होते हुए कहती है, तुम तो वास्तव में हर चीज कर सकते हो। और फिर योहाओ कहता है, डोंगर मेरी लेटने में मदद करो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नाइफ मेरी प्रैक्टिस करने में मदद कर सके, और लगता है कि यह तरीका मुझे जल्दी ही कर सकता है। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेफरी अनाउंस करता है कि आज टंग सेक्ट का अपोनेंट सिनेमून एम्पायर से ब्राइट जेट सेक्ट होने वाला है। और नाना योहाओ को बताती है
मैंने सुना है कि जो ब्राइट एंड जेड सेक्ट है वो एक सोल इंजीनियर सेक्ट भी है और कैपिटल सिटी के अंदर उसकी काफी हाई रेपुटेशन भी है और पिछली बैटल के अंदर वो काफी आसानी से जीत गए थे और करीब करीब उन्हें किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंची थी। और इसके अलावा जो उनका कैप्टन है वो हर दम एक टोपी को पहना रहता है और युहाओ कभी स्टेज पे भी नहीं आया है और उसे छोड़ के सिर्फ 6 ही लोग थे जो कि कम्पीट कर रहे थे। यहाँ तक कि वैसे वो टीम बैटल थी। और तभी हम यहाँ पे सनमून की टीम को भी आते हुए देखते हैं जो कि इनकी तरफ देख के खेल खत्म होने का इशारा करता है और इसे ऐसा करता देख जू संशी जीप से चिढ़ाते हुए मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तुम एक नंबर के स्टूपिड डीट इंसान हो। और तभी हम यहाँ पे ब्राइट एंड जेड सेट को भी आते हुए देखते हैं और सच में जो इनकी कैप्टन होती है वो एक हेड को पहन रखी होती है और इन लोगों को देखकर युहाओ समझ जाता है यही ब्राइट एंड जेड सेट है और ये लड़की काफी इविल सी दिख रही होती है और ये तुरंत ही इन लोगों की तरफ ने इविल और भेजती है जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ आ रहा होता है और इसको देख के युहाओ भी हैरान होता है। लेकिन तभी जुई चैन इसके आगे आ जाता है युहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपना स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करता है। इसकी वजह से इस लड़की का जो इविल सा हो रहा होता है वो करीब भी नहीं पहुंच पाता है और वो बीच में नष्ट हो जाता है। और इस चीज को देख के ये लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो स्वर्ड इंटेंट है, जबकि ये लड़की थोड़ी सी घबरा सी जाती है और जुई चैन को ऐसा करता देख युहाओ भी खुश होता है। और जब जुई चैन काफी खतरनाक तरीके से अपना स्वर्ड ऑरा रिलीज कर रहा होता है तो इसे ऐसा करते हुए देख के जिया होंग चैन को इस पर गुस्सा आता है और ये कहता है, जी जुई चैन क्या तुम भी सच में टैंक सेक्ट से डिफेक्ट हो गए हो क्या? और जुई चैन तो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन डिफेक्ट की बात को सुनकर जियान कहती है, हमें गलत ठहराने की कोशिश मत करो, हमने बस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया है या फिर बस हमें तुम्हारे सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के अंदर ऐसे ही बेकार पड़े रहना चाहिए था। और इस चीज को सुन के सिया होंग चन को गुस्सा आता है तो ये कहती है, आखिर तुम्हें इतनी भी क्या दिक्कत है? और तभी रेफरी यहाँ पे आके कहता है, अपनी बकवास बंद करो और क्या तुम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो? और अगर नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने रेस्टिंग एरिया में चले जाओ। फिर ये अनाउंस करता है कि राउंड रॉबिन राउंड का जो फर्स्ट मैच है उसमें टंग सेक्ट के खिलाफ राइट एंड जेड सेक्ट लड़ेगा और कंपटीशन के लिए दोनों ही पार्टीज अपने पहले पार्टिसिपेंट्स को भेज दीजिए लड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो इंतजार